इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है डेविड नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, जो कि अपने फैंसी अपार्टमेंट में अभी अभी सोकर उठ रहा था। डेविड तो एक प्राइवेट कंपनी का सीईओ होता है जो काफी ज्यादा अमीर था। साथ ही साथ डेविड अपने लुक्स को लेकर बहुत ही ज्यादा केयर करता, क्योंकि उसके लाइफ में उसके लुक्स ही सारी चीजें थी। वो छोटी से छोटी बात जो उसके चेहरे से रिलेटेड हो उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता। अब हमें उसका घर दिखाया जाता है जो बहुत ही आलीशान और काफी ज्यादा बड़ा था। अब डेविड जल्द से जल्द फ्रेश होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके पास बहुत ज्यादा महंगी कार भी थी जो काफी ज्यादा स्पीड से भागती है। डेविड तो उसी कार को लेकर रोड पे जोर से चलाने लगा, लेकिन यहाँ डेविड को एक बात बहुत ही ज्यादा अजीब लगी, क्योंकि सड़क पर एक भी इंसान और एक भी गाड़ियां नहीं दिखाई दे रही हैं। वहाँ पर तो एकदम सुनसान माहौल बन चुका था, जैसे कि सभी लोग खत्म हो गए हैं। डेविड को इस बात से थोड़ी सी घबराहट होने लगती है, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर इस तरीके से दिन के समय इतना खाली कभी नहीं रहता। डेविड बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका था ये सारी चीजें देखकर, लेकिन तभी वो अगले मोमेंट में अपने आप को बेड पर पाता है, यानी कि एक सपना था। डेविड तो अब सुकून की सांस लेता है और अपने बेड से उठ जाता है। यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि उसके बेड पर एक लेडी भी मौजूद थी जो शायद उसकी गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि डेविड इसी तरीके से हर हफ्ते नई लड़कियां बदलता है, यानी कि डेविड हमारा प्ले बॉय है और उसके शौक काफी हाई स्टैंडर्ड वाले हैं। अब डेविड रियलिटी में अपनी कार लेकर बाहर निकल जाता है, जिससे कि अब रोड पर कई सारी गाड़ियां और इंसान चलते हुए दिखाई दे रहे थे, यानी कि सब कुछ नॉर्मल होता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश था। डेविड ने तो तुरंत ही अपने एक दोस्त को पिक किया और उसके साथ कहीं घूमने निकल गया। हालांकि उसे ऑफिस भी जाना होता है, लेकिन वो ऑफिस काफी ज्यादा लेट पहुंचता है, क्योंकि ये कंपनी उसी की थी और वो जब चाहे अपने ऑफिस जा सकता था। ऑफिस पहुंचते ही डेविड की सेक्रेटरी उसे सारी बातें बताती है कि उनकी कब मीटिंग है और कब क्या करना है। डेविड तो अब तुरंत ही एक इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग में चला जाता है, जहां सारे हेड मेंबर्स बैठे हुए थे। वो सभी लोग डेविड से थोड़ा सा नाराज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें काफी समय से वेट करना पड़ा था उसके लिए, लेकिन डेविड को इन सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। वो तो उन सभी के सामने आकर बड़ी एरोगेंटली बात करने लगा। बाकी हेड मेंबर्स को तो डेविड की बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि वो उसका बॉस है। अब हमें यहाँ डेविड की लाइफ का एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब वो छोटा हुआ करता था। डेविड बचपन में बहुत ज्यादा मस्तीखोर होता है और वो कहीं भी शुरू हो जाता था, लेकिन उस समय डेविड के फादर मर चुके थे, जिन्होंने अपनी पूरी प्राइवेट कंपनी अपने बेटे डेविड के नाम कर दी। और तब से ही कंपनी के सारे हेड मेंबर्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी एक छोटे बच्चे के हाथ में दे दी गई है। अब हमें यहाँ प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर डेविड ने अपने चेहरे पर कुछ लगा कर रखा था। ये एक मास्क होता है जो कि किसी पर्पस के लिए लगाया गया था। डेविड के सामने एक डॉक्टर होते हैं जो शायद से उसके साइकोलॉजिस्ट थे, और वो डेविड को तो बड़े प्यार से समझा रहे होते हैं। डेविड ने कहा कि कुछ समय से मेरा कई लोग मर्डर करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं इनसे परेशान हो चुका हूं, क्योंकि आज तक मुझे इनकी विजन्स भी आते हैं। वो डॉक्टर डेविड को कह रहे होते हैं कि तुमने इतनी छोटी उम्र में अपने फादर की सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर ली। यही रीजन हो सकता है कि कई सारे बोर्ड मेंबर्स और कई कंपनी के लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं और तुम सारी चीजें प्रॉपरली हैंडल भी नहीं करते। शायद वो सभी तुम्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं। डेविड तो इस बात से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कि वो ये सारी चीजें प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है और ये प्रॉपर्टी उसकी है तो वो किसी को भी नहीं देगा। लेकिन आखिरकार डेविड के चेहरे को ऐसा क्या हो गया जिससे कि उसे मास्क लगाना पड़ रहा है, ये तो हमें कुछ देर में पता चल ही जाएगा। लेकिन अब हम कुछ समय पहले आते हैं। ये वो टाइम था जब डेविड सारे दोस्तों और एम्प्लॉइज को बुलाकर अपने बर्थडे पार्टी की सेलिब्रेशन कर रहा था। वहाँ पर तो उसका दोस्त ब्रायन भी आता है, जिसकी एक बहुत प्यारी दोस्त सोफिया भी थी। ब्रायन पता नहीं क्यों सोफिया को देखकर काफी इंप्रेस हो चुका था और लगातार उसे ही देखता जा रहा था। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं इतने बड़े और आलीशान घर में पार्टी करते हुए। तभी अचानक डेविड का एक एम्प्लॉय जिसका नाम थॉमस था, वो उसके पास आकर सारी चीजें बताता है कि किस तरीके से वो बोर्ड मेंबर्स तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते और वो चाहते हैं कि 51% कंपनी के शेयर्स वो अपने नाम कर ले, क्योंकि इससे उनके पास आधे से ज्यादा शेयर्स हो जाएंगे और कंपनी उनके नाम हो जाएगी। हालांकि थॉमस डेविड को सारी सच्चाई बता रहा था, पर डेविड की नजर तो सोफिया पर ही होती है। वो थॉमस की बातों को इग्नोर करके डायरेक्टली सोफिया के पास चला गया और उससे बातें करने लगा। वो तो सोफिया को लेके अपने ऊपर वाले अपार्टमेंट में भी जाता है जो उससे भी बड़ा था। सोफिया भी इतने बड़े अपार्टमेंट को देखकर शॉक हो गई, क्योंकि वो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है। उसे इतने आलीशान और इतने बड़े घर में रहने की बिल्कुल आदत नहीं। डेविड ने तो उसे कई सारी पेंटिंग्स दिखाई और हर चीजें ट्राई कर ली इम्प्रेस करने की। देखने से ऐसा लग रहा था कि शायद सोफिया भी इम्प्रेस होती जा रही है। डेविड और सोफिया कई सारी बातें करते हैं, जिसके बाद डेविड सोफिया को उसके घर पर छोड़ने के लिए चला गया था। वो थोड़ा टाइम ही सोफिया के साथ उसके घर पर स्पेंड करता है, जहाँ सोफिया उसे अपने लाइफ और अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बताती है। दरअसल वो एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी और कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज में काम करना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी जगह और अपनी फैमिली को छोड़कर इस न्यूयॉर्क सिटी में आ
गई जहाँ पर उसे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं और एक दिन वो अपने सारे ड्रीम्स परफॉर्म करेगी भी। डेविड को तो यहाँ सोफिया काफी पसंद आ गई थी और वो उसके क्लोज भी जाना चाहता था। यही सारी चीजें डेविड लगातार ट्राई कर रहा होता है। डेविड के सामने उसके डॉक्टर मौजूद थे जो लगातार बता रहे होते हैं कि तुम कितने हैंडसम दिखते हो, तो अभी तक शादी क्यों नहीं की। डेविड इसका जवाब देता है कि इसका प्रॉपर टाइम आने का वेट कर रहा था, लेकिन मेरे साथ एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना ने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। लेकिन पता नहीं क्यों डेविड डॉक्टर को वो सारी चीजें बताने से डर रहा था। डॉक्टर ने तो डेविड के ट्रीटमेंट के लिए उसे बेसमेंट में ही रखने का डिसाइड किया, क्योंकि वो कहीं भी भाग सकता था और इस कंडीशन में उस पर नजर रखने के लिए कई सारे गार्ड्स भी तैनात किए गए थे। अब हमें वही सीन दिखाया जाता है जब डेविड सोफिया के साथ उसके घर पर मौजूद था और वो दोनों एक दूसरे की ड्राइंग बनाकर काफी मजे कर रहे थे। दोनों की अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा अच्छी हो गई थी और डेविड तो सोफी के साथ रिलेशन फ्रेंड्स विद बेनिफिट का रखने वाला था। उसे तो रिलेशनशिप के ज्यादा डीप में जाना ही नहीं है। अब यहाँ काफी ज्यादा देर हो जाने के बाद डेविड जब वहाँ से जाने लगा तो सोफी उसे बहुत ही अच्छी तरीके से किस करती है, जिसका वो वेट कर रहा था। डेविड इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही अपनी कार के अंदर बैठ जाता है। लेकिन तभी डेविड को उसकी प्रीवियस गर्लफ्रेंड जूली मिल जाती है, जिसे कि ये पता चल चुका था कि डेविड किसी और लड़की के साथ मजे कर रहा है। इसीलिए जूली थोड़ा सा जेलस होकर कह रही थी कि कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस अपनी नेक्स्ट गर्लफ्रेंड के साथ। डेविड तो इस बात से थोड़ा सा शर्मा जाता है, जिसके बाद जूली डेविड को कह रही थी कि चलो मेरे साथ हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर से आते हैं। अब यहाँ डेविड जूली को मना तो नहीं कर सकता था, इसीलिए वो जाकर तुरंत ही बैठ गया। जूली लगातार गाड़ी ड्राइव करते जाती है और डेविड को बताती है कि वो उसके साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट का रिलेशन नहीं रख सकती। वो तो एक्चुअल में उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और निभाएगी भी। डेविड अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसने जूली को इस नजर से कभी नहीं देखा और अब यही सारी चीजें सोचते सोचते जूली ने कार की स्पीड बहुत ही ज्यादा कर दी थी। डेविड उसे स्लो करने के लिए कहता है, लेकिन जूली गुस्से में आकर कार को बहुत तेजी से भगाने लगी जाती है। अब एक समय पर आने के बाद डेविड को लगने लगा कि इसकी स्पीड ज्यादा हो चुकी है, तो वो जूली को रुकने के लिए कहता है और उसके स्टीयरिंग व्हील्स घुमाने लगता है। अचानक गाड़ी का बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ गया था और वो जाकर बाजू वाले लगे हुए स्ट्रैप से नीचे गिर जाती है, जिससे कि गाड़ी का पूरा आगे का हिस्सा ही खत्म हो गया था। ये एक्सीडेंट इतना बुरा होता है कि उस कार के पूरे चीथड़े उड़ गए थे। लेकिन डेविड और जूली को आखिर क्या हुआ ये तो हमें कुछ समय में पता चल ही जाएगा। लेकिन अब यहाँ हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जा रहा था जब डेविड एकदम सही सलामत होता है। डेविड यहाँ पर सोफिया से मिलते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसे अपने एक बुरे सपने के बारे में बता रहा था। दरअसल वो कहता है कि तुम्हारे घर से निकलने के बाद मुझे जूली मिली, जो मुझे अपने कार में बिठाकर काफी स्पीड से लेकर जा रही थी और थोड़ी देर बाद हमारा बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया। यानी कि डेविड का जो एक्सीडेंट हुआ था वो उसे अपना एक सपना मान रहा होता है। तभी सोफिया ने डेविड को कहा कि क्या तुम्हें ये बात कंफर्म है कि जब हम पार्टी में मिले थे तो वो सारी चीजें रियलिटी थी या फिर ड्रीम। डेविड तो यहाँ बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ गया और अब सीन शिफ्ट हो जाता है साइकोलॉजिस्ट के सामने, जो डेविड से उसके सपनों के बारे में पूछ रहा था। डेविड इशारों में बता रहा था कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उसमें मेरा पूरा चेहरा खराब हो चुका था, मेरे जॉस पूरी तरीके से टूट चुके थे जिन्हें की ज्वाइन किया गया और मैं उस समय के बाद कई महीनों तक कोमा में ही रहा। इन सारी चीजों ने मेरे बिजनेस पर भी काफी इफेक्ट किया और वो सारे बोर्ड मेंबर्स ने इस मौके का फायदा उठाकर सारे शेयर्स अपने नाम कर लिए। हालांकि थॉमस नाम का वो एम्प्लॉय डेविड की मदद करने की कोशिश कर रहा था जिससे कि उसका बिजनेस वापस आ जाए, लेकिन डेविड में उतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो ये रिस्क ले सके। उसकी हालत पहले से ही खराब थी एक्सीडेंट के कारण और जो चीज उसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव थी वही खत्म हो चुकी है, यानी कि उसका चेहरा और गुड लुक्स। इसीलिए वो लोगों को ना दिखने के लिए मास्क पहनता और बाहर भी कम ही निकला करता। हमें तो अब यहाँ कुछ समय बाद डेविड दिखाया जाता है जो मास्क पहनकर धीरे धीरे सोफिया का पीछा करते जा रहा था। सोफिया को ये बातें बिल्कुल नहीं पता होती कि डेविड के साथ ये हो गया है। वो तो नॉर्मल सोच रही थी कि डेविड कहीं दूर चला गया उसे छोड़कर। डेविड भी भला सोफिया को कैसे बता सकता था कि उसका एक्सीडेंट होने के कारण उसके चेहरा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। वो तो नॉर्मली सोफिया को दूर से देख लेता और उसे फॉलो करता। यहाँ एक्सीडेंट के कई महीनों बाद डेविड तो उन बोर्ड मेंबर्स के सामने बैठा हुआ होता है जो कि दुनिया की सबसे बेस्ट प्लास्टिक सर्जरी कंपनी होती है। यानी कि डेविड का चेहरा एक्सीडेंट के बाद जो इतना खराब हो चुका था वो उसकी प्लास्टिक सर्जरी के लिए यहाँ पर आता है। डेविड की पूरी तरीके से फेस को देखने के बाद बोर्ड मेंबर्स ने बोल दिया था कि हम इसे पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा चेहरा बहुत ही अजीब हो गया है और अगर इसे चेंज करे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन डेविड उनसे कहता है कि इसका सॉल्यूशन मुझे चाहिए। तभी प्लास्टिक सर्जरी के उन बोर्ड मेंबर्स ने उसे एक एस्थेटिक मास्क दिया जो कि रियल इंसान की चमड़ी से बनाया गया था। लेकिन डेविड इसे देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है क्योंकि वो इसे हमेशा के लिए नहीं लगा सकता। घर पर आने के बाद वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार सभी लोग उसे इस तरीके से कैसे पसंद करेंगे क्योंकि वो तो पहले से बहुत ज्यादा बदसूरत दिख रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ एक बार डेविड ने डिसाइड
डिसाइड किया कि वो सोफिया से जाकर मिलेगा। सोफिया अपना डांस प्रैक्टिस कर रही थी और तभी पीछे से डेविड आ जाता है। एक समय पर सोफिया उसे देखकर चौंक गई, लेकिन जब डेविड ने बोलना स्टार्ट किया कि उसकी हालत ऐसी हो गई है एक एक्सीडेंट के कारण, तो सोफिया समझने लगती है और डेविड को कंफर्टेबल करती है। सोफिया ने तो ये क्लियर कर दिया था कि मुझे तुम्हारी शक्ल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम हमेशा मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त रहोगे। डेविड यहाँ पर सोफिया को एक नाइट क्लब की पार्टी के लिए इन्वाइट करता है, जिसके लिए सोफिया ने हाँ कर दी थी। और अब सोफिया नाइट क्लब में मौजूद होती है, जिससे थोड़ी देर बाद डेविड मास्क लगाकर वहां पर आ गया था। उस जगह पर तो डेविड का वो दोस्त ब्रायन भी होता है जो सोफिया से बातें कर रहा था। डेविड ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और उसे कहीं ना कहीं लगने लगा था कि सोफिया अब उसे पसंद नहीं करती, बल्कि वो ब्रायन के साथ रिलेशन बना रही है। इसीलिए अब डेविड सोफिया के पास आकर उसे फ्लर्ट करने लगा। लेकिन डेविड नोटिस करता है कि पहले की तरह सोफिया हंस नहीं रही है, बल्कि वो तो अनकंफर्टेबल हो जा रही है उनकी इन सारे फ्लर्ट से। और ये हो न हो डेविड के उस फेस की वजह से हो रहा था जो अब काफी बेकार हो चुका है। डेविड तो सोफिया के साथ डांस करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल होती जा रही थी। इसीलिए डेविड बहुत ही ज्यादा मायूस होकर बाहर की तरफ आ जाता है बाकी लोगों के साथ। वो तीनों तो लगातार चलते जा रहे थे, जहाँ पर डेविड ने बहुत सारी पी रखी थी। वो तो सोफिया से बातें करके माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन सोफिया उसकी एक नहीं सुनती। तब जाकर ब्रायन ने डेविड को समझाया कि शायद वो तुम्हें पसंद नहीं करती, इसीलिए तुम्हें डिस्टर्ब करना बंद कर देना चाहिए। डेविड जब अपने प्यारे दोस्त ब्रायन से ये सारे वर्ड सुनता है तो वो समझ गया था कि शायद ये दोनों रिलेशनशिप में हैं और अब उसका यहाँ पर कोई काम नहीं, क्योंकि उसका चेहरा तो बिगड़ चुका है। डेविड वहां से तुरंत ही चला जाता है और नशे की मारे रास्ते पर ही गिरकर बेहोश हो जाता है। वो पूरी रात उसी तरीके से पड़ा रहा। लेकिन अच्छी बात तो ये होती है कि सुबह होने पर सोफिया वहां आ गई और डेविड को उठाकर वहां से लेकर जाने लगी। हालांकि डेविड का चेहरा कैसा भी हो गया हो, लेकिन सोफिया उसकी एक अच्छी दोस्त थी। वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करती। सोफिया यहाँ पर डेविड से बड़े प्यार से कहने लगी थी कि मैं उसी डेविड से प्यार करती हूँ जो पहले था। एक्सीडेंट के बाद तुम्हारा चेहरा ही नहीं, तुम्हारा बिहेवियर भी बदल चुका है। डेविड इस बात से थोड़ा सा नाराज हो जाता है, लेकिन सोफिया उस वक्त उसके साथ थी। अब डेविड साइकोलॉजिस्ट के उस बेसमेंट में दिखाया जा रहा था जहां उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। डेविड तो अब लगातार सोफिया की ड्राइंग बनाने लगा, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा याद आ रही थी। उसे वापस से वो सारी चीजें जीनी है जो पहले था सोफिया के साथ। लेकिन वो साइकोलॉजिस्ट डेविड को बताता है कि तुम्हारी सर्जरी पहले ही हो चुकी थी। उन सारे सर्जिकल टीम की हेड मेंबर्स ने बहुत ही अच्छी तुम्हारे ऊपर सर्जरी की और फिर ये मास्क तुम्हारे चेहरे पर लगा दिया, जो धीरे धीरे तुम्हारे घावों को क्योर करता रहेगा। लेकिन पता नहीं कैसे डेविड को ये सारी चीजें याद ही नहीं रहती। ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी सपना देख रहा है। तभी हमें एक मोमेंट ऐसा दिखाया गया जब डेविड सोफिया के पास चला जाता है और सोफिया ने पहली बार उसका मास्क निकाला था। इतने समय के अंदर डेविड के ऊपर जितने भी घाव लगे हुए थे वो ठीक हो जाते हैं। और अब सोफिया डेविड को कह रही थी कि तुम पहले जैसे हो गए, जिसके बाद वो दोनों बहुत ही मजे से साथ में रहने लग जाते हैं। सोफिया तो अब डेविड से प्यार करने लगी थी और वो उसे कभी ना छोड़कर जाने के लिए कहती है। अब यहाँ एक रात सोफिया, डेविड और ब्रायन क्लब में बैठे हुए थे, जो काफी मजे कर रहे होते हैं, क्योंकि अब डेविड को जो चाहिए था उसे तो वो मिल गया है। लेकिन तभी डेविड को एक आदमी दिखाई देता है जो लगातार उसे स्टेयर करते जा रहा था। दरअसल ये आदमी उन्हीं बोर्ड मेंबर्स में से एक होता है जिसने कि डेविड का ऑपरेशन किया था और उसे ठीक किया था। डेविड बिल्कुल भी नहीं समझ पाता कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है और उसे इस तरीके से स्टेयर क्यों कर रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए डेविड बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि उसका चेहरा ठीक हो चुका होता है। वो तो डायरेक्टली अब अपने अपार्टमेंट में जाकर सो गया था, जो एकदम चैन की नींद लेता है। तभी डेविड के पीछे से किसी का हाथ आ रहा था। डेविड को लगता है कि ये जरूर सोफिया होगी, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब वो सोफिया नहीं बल्कि जूली थी। डेविड इस बात से बहुत ही ज्यादा डर गया और जूली को यहाँ से जाने के लिए कहा। वो तो पुलिस को भी कॉल लगा रहा था और जूलिया से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन जूली बार बार कह रही थी कि मैं तो सोफिया ही हूँ। ये बातें तो अब डेविड को बिल्कुल भी नहीं समझ में आती। पुलिस वाले को कॉल करने पर वो जूली को पकड़ने के बजाय डेविड को पुलिस स्टेशन लेकर आ जाते हैं। उन्हें डेविड से कुछ पूछताछ करनी थी। वहाँ पर तो थॉमस भी आ चुका था, जो डेविड को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन उसने सबसे पहले डेविड को सोफिया की एक फोटो दिखाई, जिसका चेहरे पर काफी सारे घाव के निशान मौजूद थे और पुलिस वालों का शक है कि ये निशान तुमने दिए हैं सोफिया को। लेकिन डेविड तो इतना कंफ्यूज था कि लास्ट समय के बाद वो सोफिया से मिला ही नहीं। लेकिन जूलिया उसके कमरे में अचानक ही आ गई थी। थॉमस के बहुत सारे पैसे देने के कारण डेविड को वहां से छोड़ दिया जाता है।
और जब वो जेल से बाहर निकल रहा था तो कई सारे लोग डेविड को बोल रहे होते हैं कि तुम उठ जाओ। तब जाकर डेविड को समझ में आता है कि वो सपना तो नहीं देख रहा है, पर ये रियलिटी हो सकती है, इसका कोई सबूत भी नहीं था। डेविड जब जेल से बाहर निकला तो उसका ब्रायन वेट कर रहा होता है, जो पता नहीं क्यों डेविड पर काफी चिल्ला रहा था सोफिया की ये हालत करने के लिए। वो कह रहा था कि आखिर तुमने सोफिया को इस तरीके से क्यों मारा जिससे कि उसका फेस ही खराब हो गया। पर डेविड कहता है कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और कमरे में मेरे साथ सोफिया नहीं बल्कि जूली मौजूद थी। ब्रायन डेविड को एक सच्चाई बताता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि जूली तो लास्ट कार एक्सीडेंट में ही मारी गई थी। आखिर वो तुम्हारे अपार्टमेंट में कैसे आ सकती है? डेविड इस बात से एकदम चौंक गया और सोचने लगा कि आखिर ये क्या हो रहा है, वो रियलिटी में है या फिर सपने में। वो इसमें डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता। ब्रायन इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर वहां से चला जाता है, क्योंकि सोफी भले ही उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, लेकिन वो उसकी दोस्त से बढ़कर होती है और उसे पूरा शक था कि ये काम जरूर डेविड नहीं किया होगा। अब डेविड रात होने के बाद एक बार के अंदर चला गया था, जहां पर उसे वही आदमी मिलता है जो कि सर्जरी के टाइम पर हेड मेंबर्स के साथ था और उसे फॉलो कर रहा होता है। वो अनजान आदमी डेविड के पास आकर कहता है कि मेरे पास उन सारे सवालों का जवाब है जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं। दरअसल जब तुम्हारा सर्जरी किया जा रहा था तो तुम्हारे अंदर कुछ अजीब सी चीजें पता चली। उस सर्जरी के अंदर तुम्हारा दिमाग पहले से काफी ज्यादा यूज होने लगा और जिन इंसानों का दिमाग 2% यूज होता है, उसी की तरह तुम 10 या 20% यूज करने लगे थे। एक तरीके से तुम्हारे पास कुछ ऐसी एबिलिटीज हैं जो इस पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं। जब हम सभी ने इसका टेस्ट किया तो पता चला कि तुम जो भी सोचोगे और जो भी कहोगे वो सभी लोग मानेंगे। डेविड तो इन चीजों को मजाक समझ रहा था, लेकिन जब उसने ये कहा कि बार में मौजूद जितने भी लोग एकदम शांत हो जाएं, तो अगले ही मोमेंट में सभी लोग शट हो जाते हैं। डेविड ये चीजें देखकर एकदम डर गया और वहां से तुरंत ही भागने लगा। उसे तो ये बात अभी तक पता ही नहीं थी जब तक उस आदमी ने उसे बताया नहीं होता। अब ये सीन शिफ्ट हो जाता है साइकोलॉजिस्ट के पास, जो कि डेविड से पूछ रहा था कि आखिर तुम्हें रियलिटी और ड्रीम्स में कैसे फर्क पता चलता है। डेविड का सिंपल कहना था कि उसे बिल्कुल नहीं समझता कि वो क्या रियलिटी में जी रहा है और क्या ड्रीम में। और इस समय तक डेविड के सर्जरी हो चुकी होती है, जिससे कि उसके चेहरे पर मास्क लगा दिया गया था। यहाँ डेविड का एक और सीन दिखाया जाता है जब वो पूरी तरीके से ठीक हो गया था। वो तो चला जाता है डायरेक्टली सोफिया से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में, लेकिन डेविड ये जानकर चौंक जाता है क्योंकि उसके कमरे में जितनी भी फोटोज और जितनी भी चीजें रखी गई थी वो सोफिया की नहीं बल्कि जूली की होती हैं। यानी कि वो इतने टाइम से किस सोफिया नाम की लेडी के साथ रह रहा था उसे पता ही नहीं। डेविड के सामने तो अब तुरंत ही जूली आ जाती है, जिसने कि उसके सर पर मारकर उसे नीचे गिरा दिया। डेविड के पूछने पर वो बोल रही थी कि मैं तो सोफिया ही हूँ। अब डेविड का दिमाग बहुत ही ज्यादा फटने लगा था, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं रहा होता। उसे ये आइडिया ही नहीं होता कि इतने समय से वो जिस लेडी के साथ मौजूद था वो सोफिया नहीं बल्कि जूली थी। लेकिन जब जूली अंदर जाती है तो वो बाहर निकलती है सोफिया के रूप में। और अब सोफिया को देखकर तो डेविड काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। वो सोफिया से इतने समय बाद मिल रहा था, इसीलिए वो दोनों चले गए थे मजे करने के लिए और वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। लेकिन अचानक थोड़ी देर बाद सोफिया कन्वर्ट हो गई थी जूली के रूप में। अब इन सारी चीजों के बीच में डेविड बहुत ही ज्यादा मेंटली अनस्टेबल हो गया था। वो बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है और ये शायद उसका एक सपना है। इसीलिए अब उसे जूली पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो उसने एक पिलो से उसका मुंह दबाना स्टार्ट कर दिया। देखते ही देखते वो काफी ज्यादा पागल हो चुका था और उसने जूली को दबा दबा कर मार डाला। इसका रियलाइजेशन डेविड को बाद में होता है। अब वही डेविड जिसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था वो साइकोलॉजिस्ट के सामने बात कर रहा होता है। साइकोलॉजिस्ट उसे बता रहा था कि तुम एक समय पर अनस्टेबल हो गए थे और तुमने उस अनस्टेबिलिटी में अपने ही गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। ये सारी चीजें जो तुम परफॉर्म कर रहे हो और जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हें उस तरफ लेकर जा रही थी जहां तुम एक क्रिमिनल बन जाओ। लेकिन साइकेट्रिस्ट कह रहा था कि जब तक तुम मुझे पूरी कहानी नहीं बता देते तब तक मैं इस सॉल्यूशन पर बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकता। अब थोड़ी देर बाद डेविड जिस बेसमेंट के अंदर बैठा हुआ था वहां का एक सिक्योरिटी गार्ड टीवी देख रहा होता है। उस टीवी के ऊपर बेनिस डॉग के बारे में बताया जा रहा था और एली यानी कि लाइफ एक्सटेंशन कंपनी की एडवर्टाइजमेंट चल रही थी। अचानक पता नहीं डेविड को क्या हुआ जब वो लाइफ एक्सटेंशन कंपनी के लेबल को देखता है। वो काफी ज्यादा अनस्टेबल होकर चिल्लाने लगा और दरवाजा पीटने लगा। साइकोलॉजिस्ट और सभी लोग वहां पर आ जाते हैं, जिन्होंने डेविड की इस कंडीशन को देखकर तुरंत डिसीजन ले लिया कि अब शायद डेविड को ये सारी चीजें बता देनी चाहिए। वो सभी डेविड को कार में बिठाकर उस जगह पर लेकर जाने लगे जहां से ये सारी चीजें शुरुआत हुई थी। दरअसल इस कंपनी का नाम लाइफ एक्सटेंशन होता है। ये एक ऐसी कंपनी थी जो डिप्रेस हुए और बिल्कुल भी मरने वाले लोगों को एक ऐसे क्राई स्लीप के अंदर डालती थी जिन्हें की किसी भी तरीके के ड्रीम दिखाए जा सकते थे। ये ऐसे ड्रीम हो सकते हैं जो उन्होंने कभी सोचे ना हो, लेकिन प्रोग्राम के माध्यम से उस आदमी के दिमाग में ये
फीड किए जा सकते थे और उसे ऐसा लगेगा कि वो रियलिटी में ये सारी चीजें जी रहा है। वो साइकोलॉजिस्ट तो सभी को अपना अपॉइंटमेंट दिखाता है और तुरंत ही डेविड को उस कंपनी के मैनेजर के पास लेकर जाता है। वहाँ एक स्टाफ मौजूद था जो सेम टू सेम कहीं न कहीं सूफिया जैसा दिख रहा होता है। डेविड उसे ही देखता जा रहा था और वो स्टाफ लगातार उसे एक्सप्लोर कराते जाती है अलग अलग लोगों के बारे में। उसने कहा कि जितने भी कस्टमर्स हमारी कंपनी के पास आए हैं वो सभी भले ही अपने रियल लाइफ से बहुत ही ज्यादा नाराज और अपसेट थे, लेकिन क्रायो स्लीप के अंदर जाकर जो सपने उन्होंने देखे हैं उससे उनकी जिंदगी बदल गई। और अब डेविड को लगातार ट्रेवल कराते हुए साइकोलॉजिस्ट डेव नाम की एक मैनेजर के पास आ जाता है। डेविड उसे मशीन्स के बारे में बता रही थी कि ये क्रायोजेनिक स्लीप्स हैं जिसे कि ल्यूसिड ड्रीम के लिए प्रोग्राम किया गया है। अगर तुम चाहोगे तो हम तुम्हारी बॉडी को पूरी तरीके से फ्रोज करके एक ऐसे स्टेट में डाल देंगे जहां पर तुम्हारे दिमाग के कुछ ही सेल जिंदा रहेंगे और तुम जिस तरीके के सपने देखने में कंफर्टेबल हो वो पूरी तरीके से तुम्हें रियलिटी लगेगी। डेविड को तो उस बेन नाम के आदमी के भी बारे में बताया जाता है जो उसे कई बार रेस्टोरेंट में मिल रहा था। दरअसल वो इसी कंपनी का मेंबर होता है जो कि टेक सपोर्ट था और वो डेविड के सपनों में उसे गाइड करने के लिए आया हुआ होता है। अब ये बातें सुनकर कहीं न कहीं डेविड को लगने लगा था कि ये सारी चीजें जो इसके साथ हो रही हैं वो भी रियलिटी है कि नहीं। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा डर गया और तुरंत ही उस रूम से कहीं दूर भागने लगा। लेकिन अब डेविड को ये पता चलता है कि आसपास जितने भी लोग मौजूद थे वो पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं। सड़क पर भी उसे एक भी आदमी और एक भी कार नहीं दिखाई देती। ये उसी तरीके का स्टेट था जब डेविड को शुरुआत में महसूस हुआ होता है। डेविड तो एकदम पागलों की तरह चिल्लाने लगा और अब वो टेक सपोर्ट को बुलाता है। अचानक एलिवेटर का डोर ओपन हुआ और उसके अंदर और कोई नहीं बल्कि वही टेक सपोर्ट मौजूद था जिसका नाम बेन होता है। डेविड को यह अंदाजा हो गया था कि जरूर टेक सपोर्ट यानी कि बेन को सब कुछ पता होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। डेविड कहता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर कई सालों से रह रहा हूँ और तब बेन उसे सारी बातें बताने लगता है कि जिस तरीके से वो बार से पीकर बाहर निकला था तो सोफिया उससे प्रोटेक्ट कर रही थी और अपने घर पर भी लेकर जाती है, लेकिन रियलिटी में इसका कोई वास्ता ही नहीं था। दरअसल डेविड रियलिटी में किसी सोफिया नाम की लड़की से मिला ही नहीं होता। ये तो उसके दिमाग की एक कल्पना ही थी जो कि अभी वो ल्यूसिड ड्रीम्स में ले रहा है। यानी कि इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि डेविड अभी इस वक्त रियलिटी में नहीं बल्कि उस कंपनी के किसी स्लीपिंग चैम्बर में मौजूद है। उस समय जब डेविड ड्रिंक करके सड़क पर पड़ा हुआ था तो कोई भी सोफिया उसे मदद करने नहीं आई थी। वो अकेला ही अपने अपार्टमेंट में चला गया और काफी डिप्रेशन में चला जाता है। उसने तो लोगों से बातचीत करना और मिलना ही बंद कर दिया था, सिर्फ अपने अपार्टमेंट में ही रहता। ये चीजें डेविड को अंदर से मारती जा रही थी और एक समय बाद वो खत्म भी हो जाएगा। इसीलिए अब उस प्राइवेट कंपनी ने डिसीजन लिया कि वो डेविड को अपने प्रोजेक्ट में शामिल करेंगे। उन्होंने डेविड की बॉडी मशीन के अंदर डालकर उसे क्रायो स्लीप में भेज दिया जिससे कि वो प्रोग्राम अब स्टार्ट हो गया होता है। यानी कि अब डेविड अपने सपनों की दुनिया में था। ये एक ऐसी सपनों की दुनिया थी जहां पर डेविड कुछ भी सोच सकता था और किसी भी कैरेक्टर को सामने ला सकता था, पर उसे बिल्कुल भी रियलाइज नहीं होगा कि वो सपना देख रहा है या फिर रियलिटी है। बेन ने यहाँ पर डेविड को सारी बातें बता दी थी और कहा था कि अब ये तुम्हारे ऊपर है। तुम अगर उठना चाहो तो क्रायो स्लीप से उठकर अपने उसी दुनिया में वापस जा सकते हो जहाँ पर तुम्हारा चेहरा इतना खराब है कि कोई भी तुम्हारे पास नहीं आना चाहता, और वहीं दूसरी तरफ यही सपनों की दुनिया जिसके अंदर तुम अपने असली रूप में दिख सकते हो और सोफिया के साथ पूरी जिंदगी रह सकते हो। उसके सामने तो ब्रायन और वही साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद था जो कि प्रोग्राम का एक हिस्सा होता है, और जैसा डेविड सोच रहा था उसी तरीके से उसके कैरेक्टर्स अपीयर होते जा रहे थे। बेन ने तो उसके सामने दो चॉइसेस रख दिए थे, सिर्फ अब डेविड को अपना फाइनल डिसीजन लेना था कि वो किस तरफ जाना चाहता है। डेविड को भले ही ये काल्पनिक दुनिया बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती थी जिसके अंदर वो पूरी तरीके से कंप्लीट है, लेकिन उसे पता चल चुका होता है कि ये उसकी रियलिटी नहीं है। वो पूरी जिंदगी सोफिया के साथ बिताना चाहता था लेकिन रियल लाइफ में। बहुत ज्यादा सोचने के बाद डेविड ने डिसाइड किया कि वो इस काल्पनिक दुनिया में ना रहकर रियल लाइफ में जाएगा, और भले ही उसका चेहरा किसी भी तरीके का हो पर उसके पास कोई होप रहेगी कि वो सोफिया को ढूंढेगा और उसे अपने प्यार के बारे में बताएगा। डेविड अपना डिसीजन ले चुका था। अब वो आखिरी बार सोफिया के पास जाता है और सोफिया उसे टच करती है जिससे कि वो काफी अच्छा फील कर रहा था, लेकिन ये चीजें तो बिल्कुल भी रियलिटी नहीं होती हैं। बेन ने अब डेविड को इंस्ट्रक्शंस दिए कि अगर तुम उठना चाहते हो और अपनी रियल दुनिया में ही जिंदगी गुजारना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ेगा। डेविड हाइट से बहुत ज्यादा डरता था, इसीलिए उसे अपने डर को ही मारना होगा जिससे कि वो बाहर निकल सके। डेविड को सब कुछ समझ जाता है, इसीलिए वो बिल्डिंग के कोने पर आ गया था। उसने तुरंत ही इतनी ज्यादा ऊंचाई से बिल्डिंग के नीचे
नीचे जंप मार दी होती है, जिससे कि डेविड लगातार बहुत ही ज्यादा स्पीड में नीचे गिरता जाता है। गिरते समय डेविड को अपने सारे पास्ट के सीन्स याद आ रहे होते हैं कि कैसे वो अपनी फैमिली के साथ रहा करता था और किस तरीके से उसकी मदर ने उसका ख्याल रखा है। पर डेविड ने तो बड़े होकर अपनी मदर को ही छोड़ दिया और अलग जाकर रहने लगा। ये समय डेविड को याद आता है कि उसके पेरेंट्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो तो ये सारी चीजें छोड़कर किसी और विजन में लगा हुआ था जो कि रियलिटी से ताल्लुक ही नहीं रखती। डेविड को बहुत ज्यादा पछतावा होता है और अब तो उसका अंत नजदीक था। डेविड को बहुत ज्यादा पछतावा होता है और वो सोचने लगा था कि मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। डेविड तो अपने मौत के बहुत ज्यादा नजदीक था और अब वो अपनी सपनों की दुनिया में ही इतनी ऊंचाई से नीचे गिरकर मारा जाता है। तो अभी हमें रियलिटी वाली दुनिया में दिखाया गया कि डेविड की आंखें खुल चुकी हैं, यानी कि वो रियलिटी की दुनिया में अब पहुंच चुका था जो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जिएगा। और हमारी ये एडवेंचरस कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।